क्वेश्चन नंबर 17 में आप कह रहे हो कि द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी एडजस्टेड टू 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल. बैड डेट्स एंड डाउटफुल एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. पहले बात यह है कि वो कहता है बैड डेट्स आपको अलग से नजर नहीं आ रहे, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर है. तो वो कहां पर है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर. डाउट अब सुनिए, बैड डेट्स और अलाउंस फॉर बैड डेट्स दो डिफरेंट चीजें हैं. जो बैड डेट्स है वो एक्सपेंसिव चीज होती है, और जो डाउटफुल या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो काउंटर एसेट होता है. अब हमारे पास बैड डेट्स एक्सपेंस में जाएंगे, और जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है वो हमारे डेटर में जाकर एडजस्टमेंट होती है. अब अगर ऊपर यहां पर भी कोई नहीं वैल्यू डेटर्स की, यहां पर भी कुछ नहीं है डेटर्स का, सिंपल ये 2% हमने एडजस्टमेंट करनी है. आप अपने अकाउंट रिसीवेबल पे जाएं. अकाउंट रिसीवेबल आपके कितने गिवन है? 2 लाख का ले 2%, कितना आ गया? 4000. पहले आपके पास कितना है? 6000. अब आपका कैरीड ऑन हो गया 4000. अब मैं दोनों चीजों को कंफर्म करता हूं आपको. एक तो आपका जो अलाउंस है वो कम हुआ है 6000 से 2000 की आपकी इनकम हो गई. इसने बैड डेट्स में जाकर प्लस होना है माइनस होना है, तो आप जाकर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में से 2000 माइनस कर दो, क्योंकि बैड डेट्स उसके अंदर ही है. अलग से गिवन है तो आप इसमें से 2000 माइनस कर दो. मतलब उसका ये है कि आपने अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस समझे जाएंगे. अब यहां पर ये बैड डेट्स है ना, जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल करने लगेंगे तो ये एक्सपेंसेस भी उसके अंदर ऐड करके लिख देंगे. मतलब इस 23500 माइनस 2000 करके, अलाउंस कम हो तो डेटर में बैड डेट्स में माइनस होता है, अलाउंस ज्यादा हो तो बैड डेट्स. और अगर अब मैं चलता हूं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने क्या करना है? एक तो एंट्री क्या पास करनी है हमने? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स, ये एडजस्टिंग एंट्री है. कितनी अमाउंट से? 2000 से. अब ये एडजस्टिंग एंट्री पास करने के बाद इसमें से जाकर माइनस हो जाएगा बैड डेट्स में से, और ये इस अमाउंट में प्लस होगा माइनस, इसमें से भी माइनस होगा. कितना माइनस होगा? 2000. ऑटोमेटिकली आपका अलाउंस 4000 हो जाएगा. और वो जिसको हम कैरीड ऑन नहीं कहते कि कैरीड ऑन जाकर रिसीवेबल में से माइनस करना है, तो अब ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स रिसीवेबल में से माइनस होगा. कितना माइनस होगा? 4000. पहले हम फाइनल अकाउंट में डायरेक्ट कैरीड ऑन माइनस कर देते हैं. अब इसमें एडजस्ट करोगे ना, ब्रॉड ऑन के अंदर एडजस्टमेंट करोगे, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? कैरीड ऑन के बराबर आएगा. आपने 2000 अलाउंस कम करना है तो 6000 में से 2000 माइनस किया, आए कितना गया? ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका 4000 से अब अलाउंस नजर आएगा. माइनस करेंगे, वो 2000 को नहीं करते. इंक्रीज या डिक्रीज बैड डेट्स के अंदर एडजस्ट होता है, अलाउंस में एडजस्ट होकर फिर वो कैरीड ऑन बन जाता है. तो वो कैरीड ऑन ही हम माइनस करते हैं. वो चाहे कैरीड ऑन डायरेक्ट माइनस कर दो या पहले यहां एडजस्टमेंट करके माइनस कर दो. और सवाल बताएं. ई वाली एडजस्टमेंट देखिए, लिखा हुआ है इंटरेस्ट हैज नॉट बीन एक्रूड. अच्छा, आपको याद होगा कि हम जब इस तरह का सवाल आता होता है ना कि 4 लाख का 6% लेते हैं, वो आ रहा है 24,000. लेकिन यहां पर लिखा कितना हुआ है? पुरानी प्रैक्टिस के हिसाब से हम ये कहते हैं कि 12,000 एक्सपेंस में लिखा हुआ है, टोटल बनता 24,000 है, मतलब 12,000 अनपेड है. ये बात हमने पढ़ी हुई है. लेकिन वो कहता है कोई अनपेड नहीं है, कहता है नो अक्रूड एक्सपेंस. इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट ये बनता ही नहीं, आपका इंटरेस्ट बनता ही बस 12,000 जो आपने लिखा हुआ है. अगर वो आखिरी लाइन ना लिखता तो फिर हमारा इंटरेस्ट 24,000 बनता है. फिर 12,000 अनपेड है, उसको लाइबिलिटी में भी लिखते और इस 12,000 में ऐड भी करते. ये जो बुक वाले ने सॉल्व किया होगा 24,000 से सॉल्व किया, गलत किया हुआ, मतलब 12,000 उसने करंट लायबिलिटी में गलत किया हुआ, फिर आखिरी लाइन ना लिखता वो 24 ये भी. लेकिन
मेन पॉइंट ये है कि ये वाला करने के बाद जो हमारे एसएफटी का आंसर आ रहा है, मैंने जो सोल्व किया वो 12,000 के आंसर किया, वो उससे आंसर ठीक आ रहा होगा। और नहीं, आंसर दोनों एसएफटी का बराबर है, लेकिन फिर मतलब ये इसमें भी एडजस्ट कर रहा है, एडजस्टमेंट के साथ भी और विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, तो नो कोई आंसर ना जब आप एडजस्टमेंट करते हो ना, एडजस्टमेंट इग्नोर कर दोगे फिर भी आपका आंसर बराबर आएगा, और एडजस्टमेंट करोगे तब भी आंसर बराबर ही आता है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखें। ये तो कह रहा हूं, मैंने इग्नोर किया और उसने ऐड किया है, तो दोनों से आंसर आ जाता है। हम दोनों का आंसर सेम नहीं ना होना चाहिए, नहीं, सेम नहीं होगा, लेकिन आंसर सेम आ, वो एडजस्टमेंट हो जाती है ना, किसी वैल्यू में प्लस करके किसी वो कंपनसेटिंग एरर नहीं हम पढ़ते, किसी जगह कंपनसेट हो गया हो। हाँ जी, और बताएं, खत्म। चलो आज हम सबसे बड़ा सवाल करने लगे, मतलब इतने दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद वेट किया है कि ये सवाल हम, एंड ये आप सवाल को देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत कुछ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊं। इस सवाल के अंदर 4-5 कॉन्सेप्ट हैं। मैं वेट तो कर रहा था बट अब वेट हो नहीं सकता, क्योंकि अब हमने क्वेश्चन करने हैं, खत्म भी करने हैं इसको। पर वैसे आपके टोटल 4 एक क्वेश्चन रह गए हैं या 5 रह गए हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं, बाकी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब आप लोगों के पास सोल्यूशन भी होगा, बार बार उसको करेंगे तो वो चीजें फिर समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। Following summarized trial balance December 2015 pertain to Moon Trading who deals in office machine। पहली बात यह है कि उसका जो बिजनेस है ना वो किस चीज का है, ऑफिस मशीन का। अब सवाल में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, accumulated depreciation 45। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्योंकि इसके बारे में एक बात करनी है। अगर वो बात करने की जरूरत पड़ी तो मैं कर दूंगा, नहीं पड़ी तो फिर नहीं करूंगा। ट्रेड डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूवल, सेल रेवेन्यू, परचेज, एडमिन एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, अदर इनकम। ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है, इसमें पहले सस्पेंस अकाउंट भी होता था और अब सस्पेंस अकाउंट अभी निकाल दिया है, क्योंकि पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिलेबस में नहीं था, अब वो सिलेबस में वापस आ गया। उसके 2 क्वेश्चन हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हैं भी सही, मैं वहां पर करवा भी दूंगा कि सस्पेंस अकाउंट अगर फाइनल अकाउंट के अंदर आ जाए तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। वही रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, और जिस जगह उसने चीजें नहीं लिखी होंगी उसके अंदर हम प्लस माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा आंसर आ जाता अकाउंट रिसीवेबल टू सस्पेंस अकाउंट 2 से। इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पर पड़ा होगा 2 से, अब वो क्या हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, और हम अकाउंट रिसीवेबल में 2 प्लस करेंगे, माइनस प्लस कर देंगे। डेबिट साइड पर आपका सस्पेंस अकाउंट पड़ा होगा, उसको सस्पेंस अकाउंट का नाम निकाल देंगे 2 मिलियन से, और अकाउंट रिसीवेबल में 2 मिलियन। ये सवाल अब पेपर में आ सकता है। एक और सवाल करते हैं कि अब हम एंट्री पास हमने की, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ 3 से, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, और साथ हम लिख देते हैं, बल्कि यहां एक अमाउंट चेंज करते हैं, यहां 2 कर देते हैं, और सस्पेंस अकाउंट 1 से हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास की, ये बनी। अब इसका मतलब क्या, ये मैसेज क्या दे रही है एंट्री, कि बैंक में जाकर 3 माइनस कर दो, क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड में या सेल्स के अंदर, डिस्काउंट अलाउड नहीं, इसको सेल ही समझे, सेल में 2 माइनस कर दें, और सस्पेंस अकाउंट आपका पड़ा होगा क्रेडिट के अंदर, और वो डेबिट हो गया। सस्पेंस अकाउंट वो खत्म हो गया, सस्पेंस खत्म हो जाता है जब आप फाइनल अकाउंट के अंदर सस्पेंस आएगा ना, इसके अंदर जैसे यहां अदर इनकम लिखा हुआ है, यहां ऐसे हेड होगा सस्पेंस अकाउंट 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन। जब आप सारी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री पास करोगे ना, सस्पेंस खुद ब खुद
खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल थे, इसलिए मैंने ना पहले, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था नहीं सिलेबस में, तो मैंने ये जब असाइनमेंट बनाई थी तो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस इनमें एडजस्ट कर दिया। अब दोबारा वापस आ गया है, तो अभी थोड़ा टाइम क्लैश की वजह से टाइम मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो फिर अगर कोई एक आधा सवाल हम एंड पे करवा भी दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम चले गए इन्वेंट्री इज वैल्यूड FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 530 मिलियन, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कहते ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग इट वाज नोटेड दैट, कहते जब हम स्टॉक काउंट कर रहे थे ना, गिन रहे थे, हमने ये बातें नोट भी की। अब नोट कैसे करते हैं, आपके पास रजिस्टर होता है, रजिस्टर को देखकर आप स्टॉक काउंट करते हो, तो जब स्टॉक काउंट और रजिस्टर का मैच नहीं कर रहा होता ना, फिर आप कुछ बातें नोट कर लेते हो। कैसे, पहली बात, फोटोकॉपी मशीन, ये क्या है फोटोकॉपी मशीन, हमारा बिजनेस है, ऑफिस मशीन का बिजनेस है हमारा। अब फोटोकॉपी मशीन अपीयर इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर नजर आ रही है, इज बीइंग यूज्ड इन द ऑफिस सिंस 1 अक्टूबर 15, द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 0.78 मिलियन। कहते हैं एक इन्वेंट, हमारी ऑफिस की मशीन इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो तो हम ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ उसको फिर इन्वेंट्री की लिस्ट में होना चाहिए या एसेट बन जाना चाहिए। आपका फर्नीचर का बिजनेस है, आप फर्नीचर से एक कुछ कुर्सियां निकाल के अपने ऑफिस में रख देते हो, तो तब वो फर्नीचर इन्वेंट्री नहीं रहेगा, तब वो फर्नीचर एसेट बन जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अ फोटोकॉपी मशीन अपीयर इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर शामिल है, यूज्ड इन द ऑफिस, इस्तेमाल किस में हो रही है, ऑफिस के अंदर, कब से, 1 अक्टूबर 15 से। द कॉस्ट ऑफ द मशीन है 0.78 मिलियन, क्या उसे इन्वेंट्री में रहना चाहिए या वहां से निकाल दें, निकाल दें। पीरियोडिक सिस्टम है, क्योंकि उसने परपेचुअल और पीरियोडिक कहा नहीं, तो फिर कौन सा सिस्टम होगा, और यहां से पता भी चल रहा है कि कौन सा सिस्टम है, और नहीं परचेज का जिक्र है तो पीरियोडिक है, परचेज का, क्योंकि FIFO तो उसमें भी होता है। ठीक है, अब हम एंट्री एक बनाते हैं। सबसे पहले ऑफिस के लिए अगर आप मशीन इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो एक एंट्री बनाओगे, ऑफिस मशीन डेबिट और परचेज क्रेडिट। ऑफिस मशीन डेबिट, परचेज कितनी अमाउंट है, 0. चलो जी, जो बात मैंने क्वेश्चन मार्क लिखी थी उसका वक्त आ गया। मैंने समझा था कि जान छूट जाएगी, निकल जाएंगे पतली गली से, लेकिन नहीं निकलने दिया। इसकी बात की समझ लगी। अब आप मुझे ये बताएं, ये वाकया कब पेश आया, 1 अक्टूबर 2015 से लेकर ये काम चल रहा है, और आप लोगों का जो ईयर एंड है वो दिसंबर 2015 है। इसका मतलब है 3 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आएगी फिर, क्योंकि ये हमारा एसेट बन चुका है अब, तो इसकी 3 में डेप्रिसिएशन का रेट इधर कहीं गिवन होगा एंड पे 20% है, स्ट्रेट लाइन है, WDV है, ये लिखा हुआ, उसके साथ लिखा हुआ 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो एंटी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिवर्स, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। करो जरा, कैसे कैसे करोगे, 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 0.039 अब ये खुद बता रहा है कि हमने किधर जाना है, ऑफिस मशीन में जाकर ऐड करेंगे। ऐसा ही है, अगर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो जो पहले ऑफिस मशीन लिखी हुई है उसमें 0.78 ऐड कर देंगे, परचेज में माइनस, डेप्रिसिएशन के बारे में अभी बात करता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी ऐड हो जाए। अब एक बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन मार्क पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत 99% गलती हो जाती है इसमें। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन हो, समराइज ट्रायल बैलेंस,
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर डेट ना गिवन हो, समराइज ट्रायल बैलेंस हो या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखी हो, तो इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन इस साल की फाइंड हो भी चुकी है, डेप्रिसिएशन में भी लिखी जा चुकी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी लिखी जा चुकी है। अगर इसके साथ डेट होती ओपनिंग डेट, तो फिर मतलब डेप्रिसिएशन लेनी है। समराइज ट्रायल बैलेंस हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट ना लिखी हो, इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन ली जा चुकी है, हमने फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। हम ये डेप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं? ये तो एरर था, इसकी डेप्रिसिएशन तो पहले नहीं ली थी। अब अगर डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, वरना वो किसी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस के अंदर होती। तो ये डेप्रिसिएशन जो हम डेबिट कर रहे हैं ना, ये अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि अगर कहीं डेप्रिसिएशन मौजूद है तो ठीक है, वरना ये है ना एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस इसके अंदर ही हैं, तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का मतलब ही क्या है? सारे खर्चे जो सेल करने पे हैं या ऑफिस के हैं। ये जब क्वेश्चन के अंदर समराइज ट्रायल बैलेंस लिखा हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट मेंशन ना हो, तब ऐसा अज्यूम करते दोनों। अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ ओपनिंग डेट हो फिर तो डेप्रिसिएशन लेनी है, या क्लोजिंग डेट हो फिर भी नहीं लेते, क्लोजिंग डेट लिखी हो तो फिर भी डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। ये क्वेश्चन अब आप लोग कंसीडर करना, आप देखना, मैं अभी कंसीडर करवाऊंगा भी सही, बल्कि अभी देख लेते हैं अपना समराइज स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन कौन सा है? 2 में भी समराइज ट्रायल बैलेंस नहीं है। 4 में देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जून का है ना, लेकिन आप ये फोकस करें जरा, ओपनिंग डेट गिवन है, इसका मतलब क्या मैसेज दे रहा है? डेप्रिसिएशन लेनी है, इसका क्या मतलब है? डेप्रिसिएशन। और अगर कभी क्लोजिंग डेट गिवन हो ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, तो फिर तो चाहे ट्रायल बैलेंस सादा हो, मिक्सचर हो, रंग बिरंगा हो, डेप्रिसिएशन ली जा चुकी है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ अगर क्लोजिंग डेट वो लिख देना, फिर डेप्रिसिएशन ले चुका है। ना लिखी हो और समराइज ट्रायल बैलेंस हो, फिर भी ले चुका है। ये बात समझ रहे हो ना? अगर सादा ट्रायल बैलेंस है, सादा ट्रायल बैलेंस है, फिर नहीं। अब एक सवाल और पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। नहीं, अब ये तो गलती, ये तो इग्नोर हुई है। जो नॉर्मल हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते, एसेट की डेप्रिसिएशन लेकर एसेट एक्सपेंस में भी लिखते हैं और एसेट में से माइनस भी करते हैं, वो कर चुके हैं। जो एडजस्टिंग है, मतलब जो गलतियां हुई है, आपने एक ऑफिस मशीन लिखी हुई है इन्वेंट्री के अंदर पड़ी है, तो क्या इन्वेंट्री को डेप्रिशिएट किया होगा? वो एरर वाली रहती है, एडजस्टिंग वाली रहती है, लेकिन जो नॉर्मल हम डेप्रिशिएशन लेते हैं ना साल के दौरान, वो ले चुका है। इसमें देखिए डेप्रिशिएशन की है, ये समराइज ट्रायल बैलेंस है और यहां पर डेप्रिसिएशन के साथ कोई डेट, लेकिन कभी हो सकता है वो हिंट भी दे देता है नीचे क्वेश्चन के अंदर कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इतनी हमने लेनी है, तो ये एक हिंट है। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद में कंफर्म है कि वो डेप्रिसिएशन समराइज ट्रायल बैलेंस हो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ डेट अगर ना हो तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जो हर साल ही हम करते। ये तो जो अभी अगर आपको ना सर ये तो डेप्रिसिएशन आप ले रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन वो नहीं ले चुका, ये तो एरर था। रेक्टिफिकेशन की जो बात हम करते हैं वो इस चीज को मिस कर चुका होता है, इसलिए हम जाकर उसको सही करते हैं। इसका मतलब है जो एसेट उसने दिया होगा उसने नीचे रेट बताया होगा, हमने उस पे नहीं देनी, नहीं, पहले मौजूद है। अभी ये दो तीन सवाल हैं, उसमें ये मजीद भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आए जरा, इस डेप्रिसिएशन को कहां जाकर प्लस कर दोगे? सेलिंग एंड, मैं उसकी जगह S.A लिखने लगा। अगर आप बना रहे हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मैं साथ ही बनवा देता हूं। इस एंट्री की वजह से एडजस्टमेंट क्या हो रही है? ऑफिस मशीन में क्या करूं मैं? हमारा क्वेश्चन 4 है ना,
3 है। ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अभी तैयार होने लगा है। ये फिक्स एसेट्स हैं, अलग से नहीं बताया हुआ, तो इसके अंदर क्या मैं ऐड कर दूं 0.78 और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में क्या करूं, कितना ऐड करूं 0.039 0.039। अब ये एज इट इज वहां से पिक करके फाइनल काउंट बन जाएगा ना फिर तो। और कहां पर जाना है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर कितना ऐड करूं 0.03 और कहां पर करना है परचेज में से माइनस कर दूं, किधर है परचेज आपकी, ये परचेज में से माइनस कर दूंगा कितनी अमाउंट 0. ये आप लोगों की एडजस्टमेंट हो गई। ये जो इफेक्ट लिखे हुए हैं ना, अब इसको इफेक्ट लिखकर लिखोगे ना तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अगर इफेक्ट लेकर लिखोगे जो पहले लिखे हुए हैं वो तो अनएडजस्टेड है, और अगर आपने ये चीजें लिख कर दी तो ये क्या बन जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। करना है वो भी करना है, पहले पीरियोडिक सिस्टम है, एंट्री क्या बात करेंगे, एंट्री तो यही बनेगी ना। अब वो उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल है तो उधर भी माइनस करेंगे। अच्छा इधर बातें नहीं करनी क्योंकि आप किसी जगह पर भी फंस गए, पेपर वो तो मुझे पता है ना पेपर में कैसे सवाल आया हुआ है। यहां तक एंट्रीज की समझ लग गई? हाँ तो पूछे मैंने कब एक होता है हम हर साल, ये तो एरर रेक्टिफाई किया है ना, ये क्या किया हमने, एक गलती थी उसको सही किया है। एक हम हर सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड करते होते हैं अगर रेट गिवन हो। कैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, जो भी कॉस्ट गिवन होती है उसका रेट लेते हैं, डेप्रिसिएशन में प्लस करते हैं और अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में भी प्लस करते हैं, वो हो चुका है। ये जो काम है ना ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं थी, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। ठीक है, ये हमने करना है क्योंकि ये पहले वो नहीं उसने किया हुआ। अब जरा खामोशी, हाँ जी, पहले क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता ही नहीं था। समराइज और एडजस्टेड 100% एक नहीं है। समराइज का मतलब है तो कुछ चीजें एडजस्टेड है, एडजस्टेड का मतलब है सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब एक और गौर से बात सुने, क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 530, असल इसका आंसर यही है कि 530 में से 0.78 भी माइनस करना है, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा हुआ है अपेयर इन द इन्वेंट्री, अपेयर इन द इन्वेंट्री। तो अब उसको इन्वेंट्री में अपेयर नहीं होना चाहिए, वो एंट्रीज रेक्टिफाइंग है और जो क्लोजिंग स्टॉक वो फाइंड कर चुका है उसमें से भी ये अमाउंट निकाल देगा। अब आपके लेवल पे मैंने देखा है जब क्वेश्चन करवा रहा था, जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है ना, वो तब करता है जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री होती है ना, कॉस्ट ऑफ सेल टू स्टॉक, और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर हो ना वो कम ही है कि एडजस्टमेंट करता है। अब यहां पर आ गए दो मसले। पेपर में जो पहले सवाल आता था, जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखने लगते हो ना तो वहां एक बॉक्स बना होता है, उसमें आप क्लिक करते हो, नीचे 4 ऑप्शन आती है और आपने देखना होता है सही वाला क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है। अब अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक में 0.78 कहीं माइनस किसी ऑप्शन में भी नहीं हुआ तो फिर तो इसका मतलब है वो माइनस नहीं कर रहा, और अगर ऑप्शन में माइनस हो रहा है तो फिर सही है, फिर हमने माइनस करना है। ये हमें खुद भी पता है कि जो चीज हमने ऑफिस में इस्तेमाल कर ली वो स्टॉक से निकाल के कहां लिखनी है, जाके एसेट के। देखें ना, परचेजेस में माइनस करने का मतलब ये नहीं है, परचेज का मतलब होता है हमने एक्सपेंस लिखना है। परचेज का क्या मतलब है, एक्सपेंस लिखना है। क्या ये अब हमारा एक्सपेंस है या एसेट बन गया, तो एक्सपेंस में से खत्म कर दिया, एसेट में लिख दिया, और वो नजर आ रहा है इन्वेंट्री के अंदर। अपेयर इन द इन्वेंट्री का क्या मतलब है, वो इन्वेंट्री में भी नजर आ रहा है। क्या वो इन्वेंट्री अब रहा
तो वहां से भी निकाल दिया। परचेज हमारा हमने टोटल परचेज लिख दी थी जब खरीदे थे ऑफिस मशीनें, तो क्या अब ये जो एसिड बन गया क्या वो भी एक्सपेंस बचा? वो तो एक्सपेंस नहीं रहा ना, उसको वहां से निकाल दिया। 3 इफेक्ट नहीं होते, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। इफेक्ट 2 4 6 इस तरह से होते हैं। अब अगर आप देखें यहां पर कितने इफेक्ट हैं? 4। और जो चीज क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट होती है ना, उसके 2 इफेक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल को भी जाकर इफेक्ट करेगा और करंट एसेट में भी करेगा। ठीक होगी बात? तो अब ये जो गौर से बात सुनने वाली, क्योंकि हमने पेपर भी तो सही पास करना है ना, पेपर में आपने देखना है अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक में 0.78 माइनस हुआ है तो बिल्कुल ठीक है और होना भी चाहिए। और इनकेस अगर वो नहीं, आपको वो रिलैक्स करता है कि ज्यादा टाइम नहीं होता, बच्चों के पास 2 घंटे का पेपर है, तो कुछ एडजस्टमेंट वो कम कर देता है। तो अगर उसने माइनस नहीं किया तो हम भी माइनस नहीं करेंगे, दोनों। फिर एज ये वाला सही है, ठीक है। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट पूरी हो गई। आगे आए जरा। 4 कंप्यूटर वाज फाउंड टू बी शॉर्ट। 4 कंप्यूटर नजर ही नहीं आ रहे। It was discovered that these computer costing 0.32 million had been issued for the used by the proprietor family member. Drawings. अब अगर ड्राइंग्स की एंट्री पहले हो चुकी होती तो क्या ये मसला आता? अब मसला आ गया, पता चला 0.32 मिलियन के ड्राइंग्स हो चुकी है। अब ड्राइंग्स की एंट्री क्या पास करते हैं? ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेज 0.32 बिल्कुल करेंगे। अब अभी तो इसकी बात करते हैं ना, पहले एंट्री की बात करते हैं। हाँ जी, ड्राइंग्स में क्या हो रहा है? ड्राइंग्स डेबिट हो रही हैं, ड्राइंग्स में प्लस हो रहा है, परचेजेस में से माइनस हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक से भी अब निकल जाएगा, क्योंकि अब वो स्टॉक, फिर वही बात, अगर उसने 0.32 मिलियन माइनस किया हुआ हो तो इसका जो ओरिजिनल सोल्यूशन है ना उसमें माइनस किया हुआ है, जो ओरिजिनल सोल्यूशन है। लेकिन जब आपकी तरफ सोल्यूशन ये शिफ्ट हुआ ना तो उसने माइनस नहीं किया हुआ। फिर तो क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली ना उसके ऊपर ही लिखा होता है, फिर एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल और स्टॉक की आपस में होती रहती है, दोनों कॉस्ट ऑफ सेल में और जाती है और क्लोजिंग स्टॉक में हो जाती है डायरेक्ट। अच्छा, अभी इस बार की समय लगी, अब इसको एडजस्ट करें जरा। ड्राइंग ढूंढो है क्वेश्चन के अंदर या नहीं है? नहीं है तो क्या करेंगे? एक हेड क्रिएट कर देंगे। अगर ना हो तो एक हेड, यहां पर मैं ऊपर एक हेड क्रिएट करने लगा हूं ड्राइंग्स के नाम से। यहां पर कितना आ जाएगा? 0.3, और दूसरा क्या किधर जाएगा? परचेजेस में से भी ये माइनस हो जाएगा। और ये चीज आपकी ऑप्शनल है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन के अंदर ना मिले तो परेशान नहीं होना। नेक्स्ट, अब ये भी सोचें कि ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जब हुआ करते थे तो इस ऐसे ही बब्बर शीट सवाल आया करते होते थे। अब आपकी आधी एडजस्टमेंट उसने वो काट देता है, ये मिक्स कर जाता है, यानी ये सारा सवाल आपको नहीं आएगा, इसमें से कुछ एडजस्टमेंट पिक करेगा, कुछ मिस कर जाएगा, क्योंकि हमने तो हर एडजस्टमेंट को देखना है ना। तो जो एडजस्टमेंट मिस हो जाएगी हम बच जाएंगे, मतलब आपको ये सारी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। बट जब मैनुअल पेपर होता था ये उनकी सारी एडजस्टमेंट है। अब आए जरा तीसरे नंबर पर, आइटम्स 4.8 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 31 दिसंबर। कहते हैं हमने चीजें उसको वापस कर दी थी। द रिटर्न वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी। इसका मतलब है दिसंबर तक के ट्रायल बैलेंस में रिटर्न रिकॉर्ड नहीं, तो कर देते हैं रिकॉर्ड। क्या एंट्री पास करेंगे? परचेज रिटर्न डेबिट या क्रेडिट? अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न। कितनी अमाउंट है? 4. अब ये खुद ही बता रही है मैंने किधर जाना है। अकाउंट पेएबल में से माइनस परचेज रिटर्न। अगर परचेज रिटर्न गिवन है ना उसमें ऐड, वरना परचेज में से माइनस। परचेज रिटर्न, परचेज में प्लस होता है माइनस।
और वैसे भी नेचर देखा करो, परचेज बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है ना, ये क्रेडिट हो रहा है। कोई भी डेबिट वाली चीज के अंदर ना क्रेडिट वाली चीज प्लस नहीं हो सकती एंट्री के अंदर, चाहे आपका दिल माने या ना माने। हाँ जी, कर दें एडजस्ट फिर इसके अंदर, परचेज में कर दें कितनी अमाउंट, और अकाउंट पेबल ढूंढो किधर फिर रहा है, ऊपर है नीचे, परचेजेस ये 320। अच्छा ये तो सेल है, ये क्रेडिटर पड़ा माइनस, और अगर वही क्लोजिंग स्टॉक है वही उसने किया हुआ तो हम कर देंगे, उसने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। ये बात अच्छी बात है कि आई कैप ऐसी बात नहीं करता कि अगर नहीं होगा तो वो लिखेगा, ऐसा नहीं करता। अगर होगा तो वो लिखेगा, नहीं होगा तो फिर लिखेगा ही नहीं, ये बात कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। आइटम हैविंग इनवॉइस वैल्यू 2.4 मिलियन on credit were returned by a customer. A credit note was issued and recorded 12 जनवरी। रिटर्न हो कब रही है, दिसंबर 15 तक, पर हमारा ईयर एंड भी दिसंबर है, लेकिन क्रेडिट नोट कब इश्यू हो रहा है, क्रेडिट नोट इश्यू होने का मतलब है रिकॉर्ड तब कर रहे हैं, तो हमने तो दिसंबर तक रिकॉर्ड करना था। द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दीज आइटम वाज 20% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसकी दो एंट्री नहीं पास करनी, एक सेल रिटर्न हुई है हमने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो पहले तो सेल रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से, ये किधर जा रही है, सेल में से, क्योंकि सेल क्रेडिट नेचर की होती है और ये चीज डेबिट हो रही है, सेल में से माइनस, अकाउंट रिसीवेबल में माइनस, ओके होगी बात। और इसका सीपीएस लगाकर आप लोग क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी कर दोगे, क्योंकि वो कहता है रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो इस 2.4 के ऊपर सीपीएस लगाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाकर ऐड भी कर देंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ अगर आप जाना चाहो तो इसमें परचेज रिटर्न माइनस हुई हुई है 4.5 और इसका 2.4 था तो 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेल की वैल्यू से तो नहीं ऐड होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो कॉस्ट से ही ऐड होना है। आगे देखें जरा, ये खत्म होगी पहले क्लोज स्टॉक, ये इसमें एडजस्टमेंट करनी है तो कर लें। रिसीवेबल में सेल किधर पड़ी है, ये सेल में से माइनस 2.4 से, और रिसीवेबल किधर है 200, अमाउंट बता दिया करो, इसमें से भी माइनस, ठीक होगी बात। और क्लोजिंग स्टॉक में तो ऐड होना ही होना है, और किस वैल्यू से होना है 2 से। अब ये पहली बात खत्म होगी। अब चलते हैं हम, डेप्रिसिएशन की बात वो कर चुका है। A recovery of 3.5 million against bad debts written off prior year was credited to trade debtor। इसकी वजह से नंबर गिनना ये कितनी दफा पेपर में आया हुआ है। और एम्प्टी पॉलिसी टू प्रोवाइड द डाउटफुल डेट्स इज 3%। पहले तो इसको ठीक करो ना, क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, अकाउंट, अब तो आपको वैसे मुझे लगता है जुबानी याद हो गया, अकाउंट रिसीवेबल टू कितनी अमाउंट है 3.5, जा किधर रही है, ये रास्ता पता है इसको, अकाउंट रिसीवेबल में और बैड डेट्स में माइनस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है तो बना लो। अकाउंट रिसीवेबल में कितना क्या करना है हमने 3.5 ऐड कर, और बैड डेट्स किधर है, अलग से है या सेलिंग एडमिन में ऐड करना है, कितनी अमाउंट प्लस माइनस कितनी अमाउंट
0.3.5। अब मुझे बताया प्रोविजन कितनी है, अलाउंस कितना है? 3%। 200 का लेंगे या 200 में से 2.4 माइनस करके 3.5 प्लस करके लेंगे? एडजस्ट करके लेना है। करो जरा एडजस्ट और दो प्रोविजन। कितना आ रहा है? 6.03 काफी है। पुराना लॉस कितना है? 6। अब क्योंकि हमने हर तरह से शॉर्ट मारना है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो नॉर्मल तो ये अकाउंट रिसीवेबल में से जाकर 6.03 माइनस होगा, ऐसा ही है ना। अगर आप कर रहे हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो फिर डिफरेंस लो इसका, 6 से 6.03 हो गया। कम हुआ ज्यादा? कितना ज्यादा हुआ? बैड डेट्स में जाकर 0.03 से ऐड हो जाएगा और अलाउंस में भी 0.03 ऐड, क्योंकि अलाउंस बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ेंगे और अलाउंस भी बढ़ जाएगा। अब आपका कैरी डॉन कितना हो गया? जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कर लेते हो तो वो कैरी डॉन बन जाता है। अब आपने अगर, क्योंकि हमारा मेन फाइनल अकाउंट का सवाल है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं है सवाल हमारा मेन फाइनल अकाउंट का सवाल आएगा। ये तो एक सवाल मैं करवाने लगा हूं, इसके बाद मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि कल किया था, आज किया, बस खत्म। मेन हमारा फाइनल अकाउंट का सवाल है। अब फाइनल अकाउंट के अंदर हमने ये चीजें इस तरह से देखनी है। पेपर में 1-2 नंबर का सवाल अलग से आपको आ सकता है, लेकिन फाइनल अकाउंट का अपना एक क्वेश्चन होगा। तो उसमें हमने क्या करना है, पेपर में सवाल इसका एक और तरीका है हल करने का, वो मैं करवाऊंगा जब आपकी थोड़ी अब प्रैक्टिस होगी। ऑलमोस्ट एक सवाल और 2 करेंगे तो फिर मैं आपको आई कैप का वो दर्शन करवाऊंगा कि उसमें कैसे सवाल आता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने पेपर में कैसे हल करना है। ये एडजस्टेड मतलब आएगा ही नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पेपर में आए। बैड डेट्स का लिखना है किया होगा तो उसमें ऐड करते हैं, बैड डेट्स में ऐड कर देते हैं। तो जो बुक में उन्होंने एग्जांपल दिया उसमें बैड डेट्स का ऐड किया। जब फाइनल अकाउंट के सवाल में जाएगा ना, उसने बैड डेट्स जाकर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड कर दे तो वो सारा इकट्ठे हो जाएंगे। जब इस अकाउंट रिसीवेबल माइनस आ जाएगा किसको? कोई देख, इसको जब फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगेंगे 6.03 कैरी डाउन को, जो हमने ये फाइंड किया है अकाउंट रिसीवेबल में से, कैसे 200 में से 2.4 माइनस 3.5 ऐड और ये कैरी डाउन माइनस, वो वही हमारी स्टेटमेंट है जो हम एक इक्वेशन ही बनाते थे, उसको नहीं चेंज करेंगे। और ये इक्वेशन ही बन गई, ये ऊपर वही इक्वेशन बन रही है। अब आगे चलते हैं। पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड है, बाकी एडजस्टमेंट पता नहीं आए या ना आए, ये एडजस्टमेंट आती ही आती है। पहली, a service of certain contract amounting 1.2 million were rendered in December 2015, but invoice thereof were processed in January. Service rendered मतलब income occurred but not received. क्या करोगे? इनकम में ऐड और एसेट में, इनकम में ऐड और एसेट। अगर आप कहते हो कि सर हमें तो एंट्री की आदत होती जा रही है तो एंट्री पास कर लेते हैं। इनकम में ऐड, इनकम क्रेडिट, इनकम में ऐड, इनकम क्रेडिट और एक्रूड इनकम, इनकम क्रेडिट कितनी अमाउंट है और एक्रूड इनकम, ये डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट नेचर का है 1.2। अब ये खुद बता रहा है अपना रास्ता, एक्रूड इनकम करंट एसेट में जाकर इनकम में भी, अगर आप अभी तो मैं आप आज के दिन के लिए तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना ही रहे हैं ना, ये आपकी पड़ी हुई अदर इनकम, इसमें क्या कर दूं, कितना। अब देखो अगर कोई प्रीपेड पड़े हुए हैं अदर रिसीवर, ये पड़े 9, इसमें क्या करूं, प्लस माइनस, इसको जो प्लस माइनस करके लिख रहा हूं ना, इसको लिख दोगे तो एडजस्टेड है,
ठीक होगी बात? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, 1 अगस्त 2015 एमटी रिसीव्ड एन अमाउंट 1.8 मिलियन। ये जरा डेट का बड़ा ध्यान रखते होते हैं। 1 अगस्त 15 एमटी रिसीव्ड एन अमाउंट 1.8 मिलियन, रिसीव्ड 50% एडवांस अगेंस्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कि ये हमें 1.8 मिलियन मिला है, पैसे मिल गए हैं, और ये क्या सारे पैसे हैं या 50% है? 50%। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कब से कब तक है? 1 सितंबर से लेकर, ये हमारा वो साल है, हमारा ईयर एंड कब है? 31, ऐसा ही है। पैसे कब मिले? अगस्त, मतलब 1/8 को, 1 अगस्त को मिले है ना? 1/8/15 को, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? 31 मई को। बताओ कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? काउंट कर सकते हो? करो। पहले अपने महीने ठीक कर लो ना। आपको महीनों के नाम आते हैं? नंबरिंग आती है? नंबरिंग, अगस्त कौन सा महीना होता है? ऐसे करके करो, 8, 9, 10, 11, 12। नहीं, सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट हमारा सितंबर से शुरू हो रहा है। सही कह रहे हो, सितंबर से कॉन्ट्रैक्ट हमारा सितंबर टू मई है। अब सुने, आपने सवाल का जवाब आपने खुद ही ढूंढ लेना है, बस आपको पता नहीं चलता। जल्दी से मैसेज कर दो कि हमने 6:30 बजे फ्री होने। कर लो मैसेज। उन्हें कहा अंदर आकर बैठ सकती है, अंदर हीटर लगा हुआ है, उन्हें कह दें कि अंदर आकर बैठ जाए, बाहर ठंडा है, सर्दी लग जाएगी, लेकिन फिर ज्यादा लगेगी सर्दी, बाहर ही रहने दे। हीटर से बंदा बाहर निकले, ज्यादा ठंड लगती है। कोई नहीं, सवाल खत्म होने वाला हमारा। चले, तो ये ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम अपनी मेहनत से कभी नहीं पास होते। ये जो हमारी कोशिश होती है ना, अल्लाह ताला इसको देख के पास करता है। धुंध में आना जाना, इतनी ठंड में लोग सो रहे हैं, आप लोग आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि अल्लाह इसमें ना बरकत डालता है, इस डेडिकेशन को अल्लाह देखता है। वरना मेहनत तो मैं कहता हूं कि अभी तक मुझे ना आप लोग या बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग का मैं बादशाह हूं, और मुझसे तो पूछो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। सच में कभी कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं, लगता है कि सारी जिंदगी किया ही क्या है। ना शुक्र नहीं हो, रियलिटी पसंद हो। हकीकत यही है। छोटे होते जब सुनते थे ना कि इल्म एक समंदर है, और बिल्कुल ऐसा ही है। सारी जिंदगी पढ़ा लें, कभी कभी कोई बात ऐसे सामने आ जाती है कि बंदे को ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी पढ़ाया ही गलत है। ऐसा है। एक दफा मैं किसी से बात कर रहा था, उनका एक्सपीरियंस कितना था, तो 35-40 साल का पढ़ाने का। तो जब बातें की ना, तो वो खुद उन्होंने मुझे कहा, और ये रियलाइज भी होता है, ये बात सच है। कभी कभी आप लोग कोई सवाल पूछते हो ना, अब मुझे तकरीबन जो कैप्स में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना, वो 10 ईयर प्लस है। इन 10 सालों के बाद आप जब आते हो ना, तो कभी कोई सवाल ऐसा जब मुझसे पूछते हो ना, तो वो मेरी स्टूडेंट लाइफ और टीचिंग लाइफ में पहली दफा सवाल वो आता है। तो मैं सोचता हूं कि मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया था। तो ऐसी लर्निंग ये चलती रहती है। ये जो मैं इस काबिल बना हूं ना, ये आपकी बदौलत बना हूं। आप लोग सवाल पूछ के ना, आपको मुझे रास्ता दिखाया कि अच्छा ये भी हो सकता है, इसके बारे में सर्च करूं, ये भी हो सकता है, इसके बारे में सर्च करूं। इसलिए जब आप लोग पॉजिटिव डिस्कशन आपस में करते हो ना, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। मैंने आपको कई दफा एक बात किया कि अपनी डिस्कशन में स्टडी लेकर आओ, फिर देखना आपकी लर्निंग कितनी बढ़ेगी। आपको मेन बार बार मैं क्यों कैफ वालों को मैं क्यों नहीं कह रहा, मैं तो कह दो ना ही है। आप लोगों को इस फंक्शन में बुलाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो लोग आपसे मैं मिलवाने जा रहा हूं ना, उनको आप देखकर एक मोटिवेट हूं, और प्लस
आप उनको देखें तो आप हैरान भी हों और हैरान होंगे भी सही। जब आप उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे, फिर आपको आइडिया भी होगा कि अच्छा, और वो मैंने उनको, उन स्टूडेंट्स, अभी तो ना बाई चांस कुछ लोग बाहर से आए तो मिल गए, अदरवाइज ये मिलते ही बहुत कम है। और क्योंकि कोई कहीं है कोई कहीं है, जो पाकिस्तान में है उनको तो बंदा कभी भी बुला सकता है, लेकिन जो बाहर है उनका तो जो कोई विजिट होगा तो वो आएंगे। तो जब आप उनसे इंस्पायर, सबसे पहले मोटिवेशन यही होती है कि नहीं, जो डर है ना उसको खत्म करें। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग, इस तरह के लोग कर सकते हैं ना, तो फिर तो कोई भी कर सकता है। और जब आप वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आपसे, या आप उनसे बातचीत करोगे, वो जब आपको बातें बताएंगे ना, वो बातें यही होंगी कि भाई डरने से नहीं, फोकस करने से सीए होता है। और आप, जब आपको पता है कि आप सीए में आ चुके हो, तो डर किस बात का? जब है ही सीए करना, नहीं होगा ये तो हो ही नहीं सकता। या तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है छोड़ने की, फिर छोड़ दो। जब आप ये ऑप्शन खत्म करके आए हो ना, फिर ये ना सोचो कि नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात का मतलब समझ आती है कभी? तो आप सब कुछ करने के काबिल हो, एबिलिटी है, सिर्फ लैक ऑफ फोकस की वजह से हम आगे पीछे हुए हैं बस। तो इसलिए इन चीजों को छोड़ देंगे, होगा नहीं कभी। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, 1.8 मिलियन हमें मिल चुका है, क्या ये 9 मंथ का है? कितने टाइम का है बताएं? कितने महीनों का है? 9 मंथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। उसने हमें दिया है 50%। कितने महीने का दे दिया? 4.5 सालों का, 4.5 महीनों का। अब जरा देखिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, अदर इनकम रिवील्ड। इसका मतलब है अदर इनकम में शामिल है, 4.5 महीनों का अदर इनकम में शामिल है। अब हमने ये देखना है हमारा हक कितने महीनों का बनता है। क्या हमारे भी 4.5 महीने बनते हैं इनकम के? इसका मतलब है 4 महीनों की इनकम होनी चाहिए। 0.5 मंथ का हमने एडवांस ले लिया है, रिसीव्ड है, इनकम में लिखा हुआ है। 4 महीनों का हमारा टाइम बनता है, लेकिन मिला कितना हुआ है? 3.5। इसका मतलब है ये जो 1.8 है ये कितने टाइम का है और कितना एडवांस है? 0.5 का। तो कितना एडवांस हुआ? और इसने इनकम के अंदर 1.8 लिखा हुआ है, वो जितना उसको मिला उसने इनकम में लिख दिया, लेकिन इनकम बनती कितने टाइम की है? 4 महीनों की। ऐड कितनी हुई है? 4.5 महीनों की। जो एडवांस में आया उसका क्या करेगा? एडवांस इनकम का, इनकम में से माइनस। और बस इनकम फाइंड कैसे करनी है? 1.8 के अंदर है कितनी एडवांस या एक्रूड, तो उसकी एंट्री पास भी कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? इनकम में प्लस करोगे माइनस, इनकम में माइनस, और अनअर्न्ड कितनी अमाउंट? इनकम में क्या कर रहे हो और लायबिलिटी में ऐड। और अगर आप कहते हो कि सर हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, तो जाओ जरा इनकम ढूंढो, किधर है आपकी इनकम? इसमें 0.2 और लायबिलिटी किधर पड़ी? ये अदर पेएबल सारे पड़े, ये 25 के प्लस करेंगे माइनस, क्रेडिटर में नहीं किया, 25 में किया, एक्रूअल एंड अदर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी सिर्फ 2 रह गई। देखिए 0 पॉइंट आपने वैल्यू फाइंड करने का या एडजस्टमेंट करने का बताओ? देख 0.2 का पता चल के कैसे आया? मैं यही तो पूछ रहा हूं कि वैल्यू पूछनी है या? देखें इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है। आपको 1915 के पैसे मिले और कब तक मिले? 31 मई 16 तक के। हमारे पास ईयर एंड कितना है हमारा? दिसंबर, ठीक है। पैसे आपको मिले हैं 1.8 मिलियन, ये मिल चुके हैं, और आपने इसको इनकम में लिख भी दिया। पता है 1.8 मिलियन पूरे 9 महीनों के हैं या 4.5 महीनों के हैं? 50% मिले हैं हमें, तो 50% आधे पैसे हुए।
इसको मैंने 4.5 पे डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 0.4। यही आएगा, जरा चेक करके देखो। ये पता है 0.4 क्या बनता है? पर मंथ नहीं, पर मंथ इनकम बनती है। कितनी बनती है? पर मंथ इनकम। तो 4.5 महीने तो पर मंथ कितनी हुई? 1.8 हुई 4.5 महीनों की, और 1 महीने की कितनी हुई? डिवाइड कर दिया। अब मैंने ये सोचना है, मैंने 1.8 इनकम में लिखा हुआ है, क्या मेरी इनकम अक्कड़ भी हो गई है या नहीं? अब देखा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बंदे कितने महीने हैं? 4। तो 0.4 के हिसाब से अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी इनकम कितनी बन रही है? लेकिन मैंने इनकम में कितना ऐड किया हुआ है? 1.8। जितने मिले उतने ही ऐड कर दिए। इसका मतलब है 0.2 मैंने एडवांस भी लिया हुआ है। मेरे बंदे क्या थे? 16 रुपए, मैंने ले कितने लिए हुए हैं? 18 रुपए। 2 मैंने अगले 6 महीने के भी ले चुका हूं, तो वो एडवांस इनकम होगी। और एडवांस इनकम का क्या करना है? इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अच्छा ये 3-4 लोगों से ये मैंने क्वेश्चन करना है। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया, अगली एडजस्टमेंट कल करवाऊंगा। करवा दूं? चले, इसके लिए कुछ स्पेशल रखते हैं। और ये सवाल आपके एमसीक्यूज में भी आएगा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख। एमसीक्यूज में भी ये आता है, इस तरह से नहीं आता। सवाल यही है, अंदाज और है। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज है क्या? सिंपल समझो, स्टेशनरी, इस टाइप की चीजें हैं। ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस। कहता है जितने खरीदी उतनी एक्सपेंस में लिख दी। ऐसा ही नॉर्मली करते होते हैं। अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज एट द बिगिनिंग एंड क्लोज ऑफ द ईयर 0.45 मिलियन एंड 0.6 मिलियन। एक बार दोबारा सुने, स्टेशनरी हो, ऑफिस सप्लाईज हो, हमने पैकिंग मटेरियल भी पढ़ा था। अगर जितना खरीदो सारा इस्तेमाल हो जाए तो एक्सपेंस में लिखते हैं। जितना खरीदो सारा इस्तेमाल हो जाए एक्सपेंस में लिखते हैं। और अगर कुछ बच जाए तो फिर उसको देखिए, आपने 100 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, 10 रुपए की बच गई, तो अब 100 रुपए से 10 निकाल के एसेट में लिख देते हो, क्योंकि वो अनयूज्ड है, जस्ट लाइक प्रीपेड। मैचे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? जब तक यूटिलाइज नहीं करोगे ना, एक्सपेंस में फायदा नहीं लिया तो एक्सपेंस भी नहीं लिखोगे। अब उसने कहा कि जितनी ऑफिस सप्लाईज खरीदी डायरेक्टली एक्सपेंस में लिख दी, हालांकि यहां तो ओपनिंग क्लोजिंग चल रहा है। यहां क्या चल रहा है? ओपनिंग क्लोजिंग। तो क्या उसने सही किया? कितना एक्सपेंस में लिखना चाहिए था? कितना एक्सपेंस में लिखना चाहिए था? 0.45। एक्सपेंस में कितना लिखना चाहिए था? अच्छा सुनिएगा, 1 मिनट कहानी बनाते हैं। पिछले साल मेरे पास स्टेशनरी पड़ी हुई थी, पिछले साल 45 की, राइट। मैं इस साल, ये जो मेरा ये साल आया, मैंने 100 और खरीद ली। ओके, ये जो पिछले साल स्टेशनरी पड़ी थी, इस साल वो इस्तेमाल होगी या नहीं? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि पहले हम इस्तेमाल ही वही करेंगे जो पुरानी पड़ी होगी। इसका मतलब है पिछले साल ये एसेट होगा, अपना अपने घर होगा, एसेट होगा तो। लेकिन इस साल क्या बन गया? इसका मतलब है एक तो इसको एक्सपेंस में लिखना था, राइट? ऐसा ही है। 100 में से वो कहता है कि 65 अनयूज्ड है। 65 इसका मतलब है मैं सारा 100 एक्सपेंस में लिख दूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? इसमें से जितना इस्तेमाल यूज हुआ वो लिखूंगा। इसका मतलब है मैं एक्सपेंस में कितना लिखूं? 35 में लिख दूं एक्सपेंस के अंदर, और 65 कितना लिखूं? फिर
करंट एसेट के अंदर यही बनेगा। जो पिछला मेरा पढ़ा था वो एक्सपेंस हो जाएगा। आपको पता है ये काम आप एक जगह पर हर सवाल में करते हो, बता सकते हो किस जगह? हर सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही करते हो। अब इसको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर बताओ जरा कितना आ रहा है? 80 को क्या बोलते हो? कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस ही होता है। इसका मतलब है आप लोग इसमें मुझे ऐसा करो कि जब 80 कह रहे हो 45 जमा 35 करो, 80 बनेगा। ठीक है, तो जब भी वो इन्वेंट्री होता है, कोई भी ऐसी चीज हो ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ही एक्सपेंस में जाता होता है। जितना इस्तेमाल हो जाता है, जो बच जाता है वो तो रख लेते हैं। उसने क्या किया जालिम ने? कहता है ये किया उसने 100 ही एक्सपेंस में लिख दिया है। उसने कितना एक्सपेंस में लिख दिया है? क्या लिखा है? वो कहता है ऑफिस सप्लाईज परचेज डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। पढ़ के देख लें, ऑफिस सप्लाईज परचेज ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टली डेबिटेड टू एक्सपेंस। क्या डायरेक्टली डेबिट करना बनता था? बनता था अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना होता तो। अब तो ओपनिंग भी पड़ा है, क्लोजिंग भी पड़ा है, तो उसको कुछ हिसाब किताब करना था। पहले 45 को एक्सपेंस में लिखता, फिर जो उसमें से बच जाता, तो इसमें वो क्या कह रहा है? 0.45 और 0.6 कहता है ओपनिंग, उसको असल में कितना एक्सपेंस में लिखना चाहिए था? नहीं, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है, ये तो ओपनिंग क्लोजिंग है। असल एक्सपेंस में ओरिजिनली कितना जाना चाहिए था? ये नहीं बता सकते आप। ये बता सकते हो कि उसने कम एक्सपेंस में लिख बैठा है या ज्यादा लिख बैठा है, ये बता सकते हो। वो पूरे का पूरा एक्सपेंस में लिख चुका है, हालांकि उसको 45 ऐड करना चाहिए था, 0.45 उसमें प्लस करके 0.6 माइनस करना चाहिए था। एक्सपेंस में कैसे जाता है? 0.45 को प्लस करना चाहिए था और 0.6 को माइनस करना चाहिए था। ये बात समझ लग रही है? उसने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसको नेट करें, प्लस कितना करना चाहिए था? 0.45, माइनस कितना करना चाहिए था? 0.6, नेट करो 0.15, उसको कम लिखना चाहिए था एक्सपेंस में 0.15। अब हम क्या करें? 0.15 एक्सपेंस में कर देंगे माइनस। क्या कर देंगे? क्योंकि उसने तो सारा डायरेक्ट ही लिख दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ही मैं एंट्री पास करवाता हूं पहले तो, क्योंकि एंट्री पहले क्या करूं मैं? ऑफिस एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस है, कम करने हैं ज्यादा? एक्सपेंस मैंने कर देने हैं माइनस 0.15 से, और मैंने प्रीपेड के अंदर 0.15 जाकर कर देना है। अच्छा, अब आप कहोगे सर 0.6 करना है, भाई 0.45 तो पहले प्रीपेड में पड़ा होगा ना। माइनस में आएगा ना, तो एक्सपेंस कम करने हैं, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। एक्सपेंस कम करने हैं ना, तो नेगेटिव का मतलब एक्सपेंस कम करने हैं, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, आप देखें जीरो उसने ये खत्म हो गया पत्र। पहले इसको समझे और इधर समझिए, ये मजे की एंट्री है, इसको हमने एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट के अंदर दोबारा भी जाकर पढ़ना है। वैसे 0.15 ओरिजिनली करना था, 0.45 को उसने कुछ नहीं कहा और उसने जितना खरीदा उतना एक्सपेंस में लिख दिया। हालांकि पहले जो एसेट में बनना पड़ा था 45, उसको खत्म कर देना था, उसको एक्सपेंस में लिखना था, और 0.6 को एसेट में लिखना था। उसने उनको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब 0.45 आपके एसेट में पड़ा हुआ है और 100 सारे का सारा आपने एक्सपेंस में लिख दिया। हालांकि उसमें से 60 लिखना था किसकी जगह? एसेट में। 0.45 तो पहले ही है, अब मजीद कितना लिख देंगे? या एक और आसान तरीका बताता हूं। ओरिजिनल क्या किया आपने?
एक्सपेंस प्रीपेड में से ये माइनस कर दिया होगा ना 45, वो भी आपने एक्सपेंस बना दिया होगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, जो प्रीपेड पड़ा था उसकी क्या एंट्री पास करता? जो प्रीपेड पड़ा था, जो पहले प्रीपेड था, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड हो गया खत्म। कितनी अमाउंट से? 45 से। अच्छा, जो 60 अब बच गया है उसने तो सारे एक्सपेंस में लिख दिया है। जो 60 बच गया उसे एक्सपेंस में लिखना चाहिए था या नहीं? उसे क्या करना चाहिए था फिर? प्रीपेड को डेबिट करना चाहिए था और एक्सपेंस को कितनी अमाउंट से भला? 60 से। अब इसको करें नेट। एक्सपेंस डेबिट कितने से हुआ? क्रेडिट कितने से हुआ? नेट करो तो 15 का डिफरेंस ही आएगा। तो एक्सपेंस आपका हो रहा होगा क्रेडिट 15 से और प्रीपेड आपका हो रहा होगा डेबिट 15 से। अब इसको जाकर एडजस्ट करेंगे तो सिर्फ 15 की एंट्री पास कर दे, 0.15 की। तो कहां जाकर 0.15 लिखना है? एक्सपेंस में माइनस, कौन से एक्सपेंस में? ये सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस पड़ोगे माइनस, और उधर प्रीपेड में प्लस या माइनस? 0.1। ठीक होगी बात? लास्ट इतने अच्छे होते तो दुखी क्या थे? द बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 15। बैंक लोन कब लिया? 1 अप्रैल 15। प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर, हर साल। इंटरेस्ट इज पेबल 10%। कौन कब देना है? 6 मंथली। इसमें मेरी 50 का लोन है, बता दें जरा लोन कितने का है? 150 या 50 है? 160। पहली बात तो यह है इसकी 5 बराबर किस्तें बनाए, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? अब मुझे बताओ अगले 12 महीनों में भी कुछ बनेगी या नहीं? क्योंकि मार्च में पे करना है ना, दिसंबर ईयर एंड है, पहली पेमेंट मार्च को बनेगी अगले साल। ठीक है, तो 32 जाएगा करंट मैच्योरिटी लोन में और 128 चला जाएगा नॉन करंट में। एक तो होगी अलग से बात। 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट देता है। 1 अप्रैल को लोन लिया है, पहले इंटरेस्ट कब दे दिया होगा? 6 महीने में। 4, 5, 6, 7, 8, 9 सितंबर तक का इंटरेस्ट पे हो चुका है। अगला उसने इंटरेस्ट कब देना? 6 महीने बाद। तो सितंबर के बाद कितने महीने आएंगे? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड होगा। तो अक्रूड कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय कितनी अमाउंट आएगी? 160 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12। इस 4 का क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, तो फाइनेंस कॉस्ट उधर होगी उसमें प्लस कर दो, इंटरेस्ट और बैंक लोन इसमें 4 ऐड कर दो, और लायबिलिटी किधर पड़ी है और इसमें भी 4 ऐड कर दो। ठीक होगी बात? अब ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक आपको शेयर कर दूं कि किसी ने अगर मैच करना है ना, चलो कल कर दे।